हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाइए, साथ ही साथ इस लाइव सेशन की लिंक को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको हिंदी से कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रीति, अमरीश, प्रेमलता, अनुष, अभिलाषा, पंकज, सुधीर, पायल। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? जल्दी से आ जाइए सभी लाइव, फिर शुरुआत करें हमारी क्लास की। चलिए, तो ये जो क्लास है, ये क्लास है हमारा बिहार शिक्षक भर्ती टीजीटी अर्थात 9वीं 10वीं की क्लास। इस क्लास में हम हमारे हिंदी साहित्य से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए, तो आरंभ कर देते हैं हम हमारी क्लास। अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप देख सकते हैं ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं। साथ ही साथ हमारे साथ बने रहने के लिए बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो हम आ जाते हैं हम हमारे पहले प्रश्न पर। ठीक है, अब आपको ये प्रश्न है, इन प्रश्नों शायद आप लोग ये पहली बार देख रहे होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स नहीं देने, बल्कि अपनी कॉपी में इनको नोट भी करते जाना है। ये सभी जो इम्पोर्टेंट है, या 6 to 8 के लिए भी है। 6 to 8 में भी साहित्य आना है और व्याकरण। तो मैंने बताया था ये जो 4 घंटे हैं वो 6 to 8 और 9 10 दोनों के लिए, क्योंकि दोनों में ही व्याकरण और साहित्य दोनों आने हैं। ठीक है, हाँ, ये जो है ये दोनों के लिए ही फायदा करेगा। चलिए, तो इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है? ठीक है, बाण भट्टे की आत्मकथा, चारों चंद्रलेख, पुनर्रवा और इनमें से सभी। तो यहाँ पर ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनकी रचना बाण भट्टे की आत्मकथा भी है, चारों चंद्रलेख भी है, पुनर्रवा भी है। अर्थात इसका जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। विकल्प जो डी होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये सभी रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास, एक मिनट, चलिए, तो यहाँ पर आंसर भी टिक किए हुए हैं। विकल्प डी इसका सही जवाब है। उसके बाद हमारा प्रश्न है, कौन सा पात्र बाण भट्टे की आत्मकथा में नहीं है? बताइए, कौन सा पात्र जो बाण भट्टे की आत्मकथा। अब यहाँ पर अगर हम इस प्रश्न को देखेंगे तो बाण भट्टे की आत्मकथा जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है, उसके पात्र निपुणिका भी है, भट्टिनी भी है और बाण भट्टे भी हैं, लेकिन जो शशि है वो उसका पात्र नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकल्प सी होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। शशि बाण भट्टे की आत्मकथा के पात्र नहीं है, सी सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न। अच्छी कहानी कहानीकार और पाठक के अनुभव की साझेदारी है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा है। अच्छी कहानी और कहानीकार, अच्छी कहानी कहानीकार और पाठक के अनुभव की साझेदारी है। यह जो कथन है वह कथन किसका है? बताइए। कमलेश्वर का, राजेंद्र यादव का, मोहन राकेश का या फिर रविंद्र कालिया का? विकल्प सी, तीसरे प्रश्न का आंसर देना है हमें। इसका आंसर है राजेंद्र यादव का। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पर राजेंद्र यादव की बात करें तो उसका जो आंसर है, इनकी रचना की बात करें तो राजेंद्र यादव की रचना है शह और मात। शह और मात, ये जो रचना है ये राजेंद्र यादव की रचना है और ये जो कथन है वो उन्हीं का कथन है। अगर यहाँ पर रविंद्र कालिया की हम बात करें तो ये भी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कहानीकार उपन्यासकार हैं।
इनकी भी बहुत सारी रचनाएं, शेरशाह है इनकी रचना, मोहन राकेश को हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। कमलेश्वर जी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब है राजेंद्र यादव, उनकी रचना है शह और मात, विकल्प बी है सही जवाब। इसके बाद इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष विरोध करते हुए पुरुष की तरह निरंकुश और स्वच्छंद हो जाना नारी मुक्ति नहीं है, यह कथन किसका है, बताइए। मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, दीप्ति खंडेलवाल या फिर चित्रा मुगदल का, सभी को जवाब देना है। पुरुष विरोध करते हुए पुरुष की तरह निरंकुश, निरंकुश मतलब जिन पर कोई नियंत्रण नहीं होते हैं, कोई अंकुश नहीं होता, निरंकुश और स्वच्छंद हो जाना नारी मुक्ति नहीं है, यह कथन है चित्रा मुदगल जी का, ठीक है। यह जो कथन है, यह कथन है चित्रा मुदगल जी का, और उनकी रचना है एक जमीन अपनी। ये जो रचना है इनकी बहुत सर्वश्रेष्ठ रचना है, इसके बारे में भी बहुत सारे प्रश्न बने हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा विकल्प डी, ठीक है। अगर हम देखें तो मन्नू भंडारी की रचना है महाभोज, इन्होंने भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, तो महाभोज भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। उषा प्रियंवदा हम लोग पढ़ चुके हैं, उषा प्रियंवदा की रचना है वापसी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें दीप्ति खंडेलवाल, तो इनकी रचना का नाम है संस्कार, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर सभी, हम यहाँ पर हर एक कवयित्री और उनकी रचना पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है, मन्नू भंडारी की रचना महाभोज, उषा प्रियंवदा की रचना है वापसी, दीप्ति खंडेलवाल की रचना है संस्कार, और चित्रा मुदगल उनकी रचना है एक जमीन अपनी, और इसका सही जवाब होगा विकल्प डी चित्रा मुगदल, ठीक है। डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बाद हमारा प्रश्न है, यह जिंदगी, इस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं जहां कवि के द्वारा कोई कथन कहा गया हो, जहां उनके द्वारा कोई पत्रिका का संपादन हुआ हो। उनकी रचना तो पूछी ही जाती है, लेकिन उनके कथन भी पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ उनकी पत्र पत्रिकाएं, ये सभी चीजें, उनको कौन सा सम्मान मिला है, तो ये सभी चीजें हमें पढ़नी होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न है, यह जिंदगी तो जैसे अंधेरे घने जंगल से निकलने वाली पगडंडी का नाम है, कब किधर से कोई बाघ या भेड़िया हमला कर दे, यह कथन किस कहानी लेखिका, अब जितनी भी आप लेखिकाएं पढ़ रहे हैं ये सभी लेखिकाएं आपकी कहानीकार ही है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न है, चित्रा मुदगल, दीप्ति खंडेलवाल, नमिता सिंह और उषा प्रियंवदा, बताइए। जल्दी से जवाब देना है, सेशन को लाइक और शेयर भी करना है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कवि और उनकी रचनाएं, ठीक है। तो अब जब भी हम साहित्य पढ़ते हैं तो हमें बहुत इत्मीनान से, बहुत धैर्य से पढ़ना होगा। तो जब आप देखेंगे, जब मैं व्याकरण पढ़ाती हूँ तो मैं बहुत तेज पढ़ाती हूँ, लेकिन जब मैं साहित्य तो मैं बहुत आराम से, क्योंकि साहित्य जो है उसको हम आराम से समझ कर ही पढ़ें, क्योंकि इतना सारा याद है, हमारा दिमाग छोटा सा, इतना हम याद नहीं रख पाएंगे, तो इसको हम आराम से समझ कर पढ़ें, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है नमिता सिंह, और नमिता सिंह की रचना है संसार। ये जो कथन है ये नमिता सिंह जी के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा विकल्प सी, इसका सही जवाब है। देखते हैं आंसर क्या कह रहा है, आंसर भी सी ही कहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन है, इनमें से नारी विपर्त की कहानी कौन सी है। छठवां प्रश्न में लिखा है नारी विपर्त की कहानी कीर्ति कथा, अपनी, सलीब है और एक जमीन अपनी, या इनमें से सभी। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि लेखिका नमिता सिंह लेखिका चित्रा मुगदल जी के द्वारा रचित जो एक जमीन अपनी है, इसमें दो बहनों की कहानी है,
नारी विपर्त की ही कहानी का वर्णन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न है, यदि तुम मेरी कुल मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते। यह कथन किस पात्र का, ध्यान से सुनना, यदि तुम मेरी यदि तुम मेरी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ध्रुव स्वामिनी है, जो कि जयशंकर प्रसाद के नाटक का नाम है ध्रुव स्वामिनी, ये उसी की पात्र ध्रुव स्वामिनी का ही कथन है। यहां पर विकल्प जो ए है, विकल्प वो सही जवाब हो जाएगा, विकल्प ए इसका सही जवाब। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। इसके बाद हमारा प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए, यह किसका उपन्यास। इस उपन्यास के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मुझे चांद चाहिए, इसके उपन्यासकार कौन है, बताइए। सभी को जवाब देना, मुझे चांद चाहिए। तो इसके पहले हम थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएं। अच्छा, यहां से तो सब सही है, तो एक बार हम सभी रचनाएं पढ़ेंगे, सबकी रचनाएं देखेंगे। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का रचना है जूठन। कमलेश्वर की रचना है सारा आकाश, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, सारा आकाश। और इनकी जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो है चांद का मुहतेड़ा। यहां पर सही जवाब हो जाएगा मुझे चांद चाहिए, इसके लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा जी। विकल्प ए हमारा सही जवाब हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा जी। चलिए हम देखते हैं कंप्यूटर जी क्या कह रहे हैं। उनका भी कहना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा के द्वारा रचित एक उपन्यास है। तो विकल्प ए यहां पर सही जवाब हो जाएगा। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, वर्षा वशिष्ठ किस उपन्यास की नायिका है। यह प्रश्न बहुत पूछा गया। जो वर्षा वशिष्ठ है वो किस नायिका की वो है। मुझे चांद चाहिए, अभी हमने देखा सुरेंद्र वर्मा, ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। शेखर एक जीवनी, ये रचना है अज्ञेय की, ठीक है। उसके बाद मैला आचा जो रचना है वो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। तो यहां पर हमने रचना और रचनाकारों के नाम तो पढ़ लिए। वर्षा वशिष्ठ किस उपन्यास की नायिका है, प्रश्न यहां से ये पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है विकल्प बी, मुझे चांद चाहिए, जो कि सुरेंद्र वर्मा जी के द्वारा रचित एक उपन्यास है, उसकी नायिका है वर्षा वशिष्ठ। संगीता जी, जो मैला आंचल है वो हमने पढ़ा था कि वो एक मतलब उसमें ग्रामीण परिवेश दिखाया गया है जो कि फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है, ठीक है। अब अभ्यर्थी ज्यादा परेशान इस बात से हो रहे हैं कि हिंदी की क्लास तो वो पढ़ रहे हैं लेकिन जीके जीएस का क्या होगा। तो नोटिफिकेशन आने दीजिए, आपकी जीके जीएस की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। आपकी सभी क्लासेस विधिवत चलेंगी, शुरू होंगी। बस अभी जो आपका मेन एग्जाम है हिंदी है, 80 नंबर आना है, उस पर तो फोकस कर लो। इसमें तो आपसे गलतियां हो नहीं सकती। आपके 40 नंबर के पेपर में तो आपको रीजनिंग आ जाएगी, मैथ भी आ जाएगी, तो वहां तो कैलकुलेशन करना है, तो कभी कभी आंसर्स गलत भी आ जाएंगे। लेकिन यहाँ तो एग्जैक्ट आंसर होगा कि इस उपन्यास के लेखक कौन है, वहां पे कोई गलती हो ही नहीं सकती। अगर आपने पढ़ा है तो वहां पर आप कोई गलती कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसका जो जवाब है वो है विकल्प बी। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, उच्चाटन जो है वो किस प्रकार की कहानी है। 10वां प्रश्न है, उच्चाटन किस प्रकार की कहानी है। तो इसके जो लेखक हैं वो मैं बता देती हूँ, फणीश्वर नाथ रेणु है। इसके बाद आप जवाब दे देंगे। फणीश्वर नाथ रेणु जिनकी रचना है मैला आंचल, इन्होंने सर्वाधिक क्या लिखा है बताइए।
मैम पेड बैच में अभी नहीं पढ़ाई हो रही। पेड बैच तो हो रहा है, पेड बैच तो हो रहा है हमारा। बताइए, जनरल एप्टीट्यूड आएगा, जीके जीएस टाइप से कुछ आएंगे, ठीक है। चलिए, उच्चाटन किस प्रकार की कहानी है? तो यदि यहाँ पर मैंने लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु मतलब क्या हो जाएगा? आंचलिक। क्योंकि आंचलिक क्या होता है? जो क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है। फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो क्षेत्र विशेष, जैसे वो ग्रामीण परिवेश की सबसे ज्यादा उन्होंने उपन्यास में वो पात्र लिए हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए। अब यहाँ आप हिंट देख सकते हो, फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यास, विकल्प ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तुम मेरे देवता हो, मैं तुम्हारा नाम जपने वाली अधम नारी हूं। तुम मेरे देवता हो, मैं तुम्हारा नाम जपने वाली अधम नारी हूं, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो बाणभट्ट की आत्मकथा से लिया गया है, बाणभट्ट की आत्मकथा से लिया गया है, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है निपुणिका का। हमने अभी पढ़ा बाणभट्ट में कौन कौन थे, बाणभट्ट थे, भट्टिनी थे और निपुणिका। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा विकल्प बी। तुम मेरे देवता हो और मैं तुम्हारा नाम जपने वाली अधम नारी हूं, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बाद हमारा प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न, आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, आंचलिक उपन्यास जो क्षेत्र विशेष से संबंधित होते हैं, ठीक है। आंचलिक जनजीवन का चित्रण, ये तो विशेषता है। आंचलिक भाषा, आप जब क्षेत्रीय भाषा के ऊपर लिख रहे हैं तो क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग भी होगा, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाजों का चित्रण, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण जो ये है जो बिल्कुल गलत है। तो आंचलिक उपन्यास की विशेषताएं जो है ये 3 विशेषताएं हैं, लेकिन जो चौथी विशेषता है वो आंचलिक उपन्यास की विशेषता नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प डी, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर लिखा होगा आंसर डी हमारा सही जवाब है। इसके बाद हमारा प्रश्न है, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? ये मैं नहीं बताऊंगी, आप ही लोग बताएंगे। आंचलिक उपन्यासकार प्रेमचंद अग्गे, फणीश्वर नाथ रेणु या हजारी प्रसाद द्विवेदी, बताइए। मनोज कुमार, चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, टीजीटी पीजीटी का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रेमचंद, पंच परमेश्वर, अज्ञे, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी इनकी रचना है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल, ये उनका निबंध है, ठीक है। यहाँ पर आंचलिक उपन्यासकार है फणीश्वर नाथ रेणु, जिनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है मैला आंचल, मैला आंचल और लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम, ये इनका सही जवाब हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, रेणु जिस भाषिक संरचना का प्रयोग करते हैं वह माँ के दूध की तरह है, यह जो विचार है ये किसका है? प्रेमचंद का, मार्कंडेय का, नामवर सिंह का या अज्ञे का? तो यहाँ पर अगर हम इस प्रश्न को देखें तो रेणु अर्थात फणीश्वर नाथ रेणु जिस भाषिक संरचना का प्रयोग करते हैं वह माँ के दूध के समान है, ये जो कथन है वो मार्कंडेय जी का है। इसका जो सही जवाब है वो विकल्प बी है, मार्कंडेय। बी इज द राइट आंसर। चलिए आंसर देखते हैं, मैच करते हैं, बिल्कुल सही, बी हमारा सही जवाब है। चलिए अब
क्वेश्चन है मेला आंचल में जिस गांव का चित्रण किया है वो कौन सा गांव है, बताइए। मेला आंचल में जिस गांव का चित्रण, सेमरी, बेलारी, मेरीगंज, ठीक है। तो ये जो इसका आंसर है, आंचलिक उपन्यास है मेला आंचल, लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु और उस गांव का नाम है मेरीगंज। विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, मेरीगंज। बहुत बेसिक से प्रश्न है, इसमें आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। मेरीगंज इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कौन सी कहानी प्रेमचंद की कहानी नहीं है, बताइए। कौन सी कहानी है जो प्रेमचंद की नहीं है? ठाकुर का कुआं, ये हमने अभी कुछ ही वक्त पहले पढ़ा था। ठाकुर का कुआं कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। ईदगाह जिसमें हामिद का चिमटा पड़ा है वो भी प्रेमचंद की है। सदगति ये भी हमारे प्रेमचंद की रचना है, लेकिन जो पुरस्कार जो रचना है ये रचना है जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की कहानी है पुरस्कार। तो इसका जो विकल्प डी होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो विकल्प डी, पुरस्कार जो कहानी है वो है जयशंकर प्रसाद की कहानी। कंप्यूटर जी क्या कह रहे हैं? विकल्प डी कह रहे हैं, मतलब विकल्प डी ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। वेल डन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिनेंद्र का कहानी संग्रह कौन सा है? अभी तक हमने जिनेंद्र का उपन्यास पढ़ा है, त्यागपत्र, ठीक है। यहां पर पूछा है जिनेंद्र का कहानी संग्रह कौन सा है? नीलपदेश की राजकन्या, नीलदेश की राजकन्या, पाजीब, जय संधि, बताइए जल्दी से। अरे खाना खाते खाते ही क्लास देखते जाओ, अब तो डिजिटल का जमाना हो गया है, फोन सामने रखो, क्लास देखो। ऐसा नहीं है कि सब काम छोड़ के आपको इंस्टीट्यूट जाना है पढ़ाई करने, टाइम निकालना ही, सामने फोन रखो, खाना खाओ, लेकिन क्लास देखो, सभी अभ्यर्थी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों को जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो सब याद करने वाली, दिमाग में बैठाने वाली चीजें। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे, तभी ठीक रहेगा, ठीक है। तो जिनेंद्र की पहली कहानी संग्रह पूछी है, तो कहानी संग्रह, तो ये सभी जो है वो जिनेंद्र की ही कहानी है। नीलदेश की राजकन्या, पाजेब और जय संधि। तो विकल्प जो डी होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड एवरीवन। चलिए इसके बाद प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। उन्हें उर्दू से घृणा नहीं, उन्हें उर्दू से घृणा नहीं, अंग्रेजी से परहेज नहीं, संस्कृत से दुराव नहीं, जिनेंद्र की भाषा पर यह टिप्पणी किसने की है? बताइए। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने, देवराज ने, डॉक्टर नामवर सेन या डॉक्टर नगेंद्र ने? जल्दी से बताना है। अरे इतने सारे अभ्यर्थी लाइव हो, एक बार सेशन को लाइक तो करो सभी, जल्दी से। ठंड बढ़ रही है, ध्यान रखिए आप सभी अपना अपना। मुझे जुकाम हो रहा है, मतलब ठंड सच में बढ़ रही है। उन्हें उर्दू से घृणा नहीं, अंग्रेजी से परहेज नहीं, संस्कृत से दुराव नहीं, ये जो कथन है वो है डॉक्टर देवराज का। तो विकल्प बी होगा इसका सही जवाब, डॉक्टर देवराज, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आप लोग कह रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र, लेकिन इसका सही जवाब है डॉक्टर देवराज। विकल्प बी इसका सही जवाब है। ये प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे, गूगल पे अगर आप लोग इसको क्रॉस चेक कर रहे हो तो कहीं नहीं मिलेगा ये प्रश्न। ये जो कथन वाले प्रश्न होते हैं ये बहुत कम मिलते हैं, ये उसको ही पता होता है जिसने प्रॉपर अपनी पुस्तक में ये सब पढ़ा होता है। और पुस्तक में पढ़ते तो सब है, लेकिन याद बहुत कम लोगों को रहता है। तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हम गूगल पे जाके चेक कर लें, तो भैया ये इसके जवाब गूगल पे भी नहीं है, ठीक है। चलिए आएंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनंदा जिनेंद्र की किस कहानी का पात्र है? सुनंदा, पाजेब, कहानी, पत्नी और मास्टर जी। तो ये जो प्रश्न है इसमें बताया गया है कि जो सुनंदा है वो जिनेंद्र की पत्नी कहानी। देखो मैं अभी बता रही हूँ, पहले हम चेक करेंगे क्या होगा। तो मुझे जहां तक पता है, मैंने ये पढ़ा हुआ है कि ये जो पत्नी कहानी की
कहानी का पात्र है सुनंदा। अब एक बार हम भी चेक कर लेते हैं कि कंप्यूटर जी क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने ही कहा है कि ये जो कहानी है वो है पत्नी कहानी। तो विकल्प क्या होगा, सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। सुनंदा जैनेन्द्र कुमार की पत्नी कहानी का पात्र है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 25 चौका 150 किस साहित्यकार की कहानी है। 25 चौका 150 के साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि, सत्य प्रकाश, जयप्रकाश करदम, मोहनदास निमिषराय। बताइए। अभी हमने एक पढ़ा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन, जो कि आपके ही पाठ्य पुस्तक से ली गई है। जूठन नामक जो रचना है वो आपके ही पाठ्य पुस्तक से ली गई है। ठीक है, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित है और 25 चौका 150, 25 चौका 150 यहां पर क्या हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। वेरी गुड एवरीवन। चलिए अब अगला प्रश्न का है बाणभट्ट के गुरु का नाम क्या था। तो यहाँ पर बाणभट्ट एक राजा थे, उनका वर्णन हो रहा है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी हैं अपने गुरु के सानिध्य में। अघोर भैरव भर्तु, तुवर मिलिंद या हर्षवर्धन। बताइए। तो बाणभट्ट जो थे उनकी बहुत सी प्रसिद्ध यहाँ पर बाणभट्ट की आत्मकथा वाले बाणभट्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर लेखक की बात हो रही है। तो बाणभट्ट के गुरु का नाम था भर्तु शर्मा। विकल्प इसका बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बाणभट्ट के गुरु का नाम था भर्तु शर्मा। विकल्प बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब आप लोग पुस्तक के लिए परेशान मत हो, जो आपको YouTube पे बताया जा रहा है उसको ही आप कॉपी में नोट करो। देखो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा सा लिखना है बाणभट्ट के गुरु भर्तु। ठीक है, बाणभट्ट के रचनाकार, बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हजारी। इसमें ऑप्शन लगाने नहीं है, ऑप्शन लगाओगे तब आप लोगों को परेशानी होगी। ऑप्शन नहीं लगाना है, सीधा यहाँ पर लिखिए प्रश्न और उसका लिखिए उत्तर। इस प्रकार से आप लोग खुद ही नोट्स बनाओ। क्या करना है पुस्तक का, जब YouTube में आप लोगों को फ्री क्लासेस मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, यहीं से प्रश्न आने हैं, सब यहीं से बन रहा है, एक प्रश्न भी यही है, आंसर भी यही है। तो सीधा सीधा आप आंसर चेक करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है, यह जो कथन है वो किस उपन्यास का कथन है। 22वां प्रश्न, बताइए क्या होगा। इनका कहना है नहीं आता पेपर में कुछ भी, यूट्यूब से नहीं आता तो पढ़ते क्यों हम यूट्यूब से। आप भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ती, अगर नहीं आता होता तो हम पढ़ते क्यों। अब देखो मैं अपना बताऊं तो एस्टेट का जो पेपर मैंने यूट्यूब पर ही पढ़ाया है वो तो आया है। तो यूट्यूब कुछ अलग से थोड़ी होता है, यूट्यूब कुछ अलग से ही थोड़ी होता है। हम लोग अपने मन से थोड़ी क्वेश्चन बनाते हैं, जो पुस्तकों में होता है वही यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है, कुछ भी अलग से निरर्थक नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, बताइए। नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र। तो सबसे पहले तो हम इन सब के राइटर पे बात करते हैं। गोदान किसकी रचना है, प्रेमचंद की। ठीक है, शेखर एक जीवनी किसकी रचना है, अज्ञे की रचना है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। और मेला आचर किसकी रचना है, रेणु जी की रचना है। अब हमसे प्रश्न है कि नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र होता है, यह जो कथन है वो निपुणी का है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प जो सी होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा, बाणभट्ट की आत्मकथा। विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर गोदान नहीं होगा, विकल्प सी बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैंने तुम्हारा नाम कलंकित किया था पर तुमने मेरा मान रख लिया। मैंने तुम्हारा नाम कलंकित किया था, ये सभी अभी बाणभट्ट की आत्मकथा ही चल रही है।
तो मैंने तुम्हारा नाम कलंकित किया था पर तुमने मेरा मान रख लिया, यह कथन किसका है? भट्टिनी ने बाणभट्ट से कहा था, निपुणिका ने बाणभट्ट से, निपुणिका ने कृष्णवर्धन से। तो ये जो कथन है वो कहा था निपुणिका ने बाणभट्ट से। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर सही जवाब क्या है। यहाँ पर यही सही जवाब है कि मैंने तुम्हारा नाम कलंकित किया था पर तुमने मेरा मान रख लिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? निपुणिका ने बाणभट्ट से कहा था। यहाँ पर विकल्प जो बी है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आप कहीं से भी पढ़ाई करें, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ें, चाहे आप पुस्तक से पढ़ें, चाहे आप पेड क्लास में पढ़ें, कहीं से भी पढ़ाई करने के बाद जब तक आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते हैं, जब तक आपकी, देखो एक शिक्षक का काम होता है पढ़ाना। मैंने आपको कोई, चलो मैथ्स का उदाहरण ले लेते हैं, मैंने आपको कोई भी एक वो करवाया, कोई भी इक्वेशन समझाई, कोई भी इक्वेशन मैंने यहाँ पर समझाई, अब आपको क्लास में समझ में आ गई, लेकिन जब तक आप उस इक्वेशन को, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं देखेंगे तब तक वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो यूट्यूब से भी पढ़ना है, पेड से भी पढ़ना है, बुक्स से भी पढ़ना है, और साथ साथ सेल्फ स्टडी करनी है। मैं यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ लेकिन प्रैक्टिस तो आप करेंगे, इन चीजों को याद तो आप रखेंगे। तो यदि सिलेक्शन चाहिए है तो आपको पूरा 360 डिग्री, मैं बार बार एक ही बात कहूंगी कि 360 डिग्री एंगल से पढ़ना होगा। मतलब सब कुछ, यूट्यूब, पेड क्लास, बुक्स, सेल्फ स्टडी, तभी सिलेक्शन होगा। खाली एक से नहीं हो जाएगा। खाली आप सोच लो चलो मैंने तो पेड बैच ले लिया, मैंने 1.5 घंटे की क्लास कर ली, मैंने सिलेक्शन। अरे 1.5 घंटे की क्लास के बाद भूल जाओगे तो रिवीजन कौन करेगा? तो रिवीजन करने से ही सब कुछ होता है। जब हम बचपन में थे तो साल भर पढ़ते थे, लेकिन एग्जाम टाइम हम रिवीजन करते थे, तभी हमारा एग्जाम पास होता था। वैसे अभी भी रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मैंने पढ़ा बाणभट्ट की आत्मकथा, आज पढ़ लिया कल भूल गए, ऐसे सिलेक्शन थोड़ी होगा। रिवीजन करना है, सेल्फ स्टडी भी करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस तो यूट्यूब से बेस्ट हो ही नहीं सकती। चलिए, भक्ति शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? अब ये प्रश्न मैं अपनी क्लास में कम से कम 2-3 बार पढ़ा चुकी हूं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए जल्दी से। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में। विकल्प इसका सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। मेरी पहली जो क्लास थी उसमें मैंने भक्ति पढ़ाया था, भक्ति काल पढ़ाया था, जिसका समय सीमा है 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। भक्ति काल, भक्ति और प्रेम का योग, श्रद्धा और प्रेम का योग ही भक्ति है। यह कथन किसका है? यह भी पूछा जा चुका है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प सी को हम सही मानेंगे। एक बार देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या सही है। हाँ, विकल्प सी इसका सही जवाब है। इसके बाद हमारा प्रश्न है, हाँ, श्रद्धा और प्रेम के योग को किसने भक्ति का नाम दिया? श्रद्धा और, अब भक्ति काल में भक्ति पर भिन्न भिन्न परिभाषाएं बनी। किसी ने आत्मा की उन्मुक्त अवस्था को भक्ति का नाम दिया, किसी ने श्रद्धा को भक्ति कहा, ठीक है, किसी ने समाज कल्याण को भक्ति कहा। यहाँ पर श्रद्धा और प्रेम का योग जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे भक्ति का नाम दिया। विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए, इसके बाद हमारे प्रश्न पे आ जाते हैं। मैला आंचल की जो कथा है वो किस आंचल से जुड़ी हुई है? पूर्वोत्तर भारत, उत्तरी भारत, बिहार का पूर्णिया जिला, और इनमें से कोई। चलिए, पीजीटी जी दोनों में साथ मिल सकता है। हाँ, पीजीटी और टीजीटी दोनों एक साथ मिल सकता है आपका, लेकिन टीजीटी की जो क्लास है वो आपको मैं कराऊंगी और पीजीटी की जो क्लास है वो आपको दीपा मैम कराएंगे, क्योंकि दोनों का जो लेवल है वो बहुत डिफरेंट है। टीजीटी में ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा और पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। बाकी बैच अगर आपको लेना है तो दोनों बैच आपके मिलेंगे 2299 रुपए में। डिस्काउंट कोड है Y646। ठीक है, दोनों में ही आपको बेसिक थ्योरी पढ़ाई जाएगी, थ्योरी के बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ाए जाएंगे, डाउट सेशन भी होगा, आपके डाउट्स भी लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहां से क्वेश्चन क्या है,
मेला आंचल तो बिहार के पूर्णिया जिले की कहानी है भैया, ये क्षेत्र विशेष से संबंधित है, तो विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विद्यापति की रचना नहीं, बहुत आसान सा प्रश्न है, निम्न में से विद्यापति की रचना नहीं है, खुमान रासो, विद्यापति पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, बताइए। ये भी मैंने अपनी YouTube क्लास में बहुत बार बताया है। जो मैम की तारीफ कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रचना है विद्यापति की नहीं है, खुमान रासो किसकी रचना है? दलपति विजय, दलपति विजय की रचना है खुमान रासो। ये सभी आदिकाल की रचनाएं हैं। पदावली जो है ये मैथिली भाषा में है, ये मैथिली भाषा में है, और कीर्तिलता, कीर्ति पताका ये जो है वो अवहट्ट भाषा में लिखी गई रचना है विद्यापति जी को। और याद रखिए विद्यापति जी को ही मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक नार ने अचरज किया, सांप मारे पिंजरे में। एक नार ने अचरज किया, सांप मारे पिंजरे में, ये जो पंक्ति है ये किस प्रकार की पंक्तियां, पहली बात तो ये बताना है। और इसके रचयिता कौन है? विद्यापति, अमीर खुसरो, सरहपा या फिर चंद बरदाई जी, बताइए। वेरी गुड। मैथिल कोकिल, कोकिल नहीं पूरा शब्द है, मैथिल कोकिल। हाँ जी अभिषेक जी, आपके जो भी डाउट है आप पूछिए। एक नार ने, तो ये है एक पहेली, ये लिखा हुआ है पहेली। अब जब बात पहेली पे आ जाए मतलब इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो हिंदी खड़ी बोली में रचना करने वाले पहले कवि थे, हिंदी खड़ी बोली में रचना करने वाले पहले कवि, उनकी पहेलियां से लिया गया है। एक नार ने अचरज किया, सांप मारे पिंजरे में। ठीक है, विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर, ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी पंक्तियां हैं? कबीर दास जी की, रामानंद की, दादू दयाल की या फिर पीपा की, बताइए। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, उपर्युक्त पंक्तियां किस लेखक की पंक्तियां हैं? सभी को जवाब देना है। वेरी गुड, इसका सही जवाब है दादू दयाल। विकल्प जो सी होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा, दादू दयाल। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ईश्वर दास की रचना कौन सी है? ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, चंदायन, मुल्ला दाऊद, मृगावती, कुतुबन, मधुबालती मंझन और सत्यवती कथा। सत्यवती कथा जो रचना है वो है ईश्वर दास की रचना। इसका विकल्प ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसका उल्टा पूछ लिया जाता है, इसका उल्टा पूछ लिया जाता है कि सत्यवती कथा के रचनाकार या ईश्वर दास की रचना कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आंसर विकल्प ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? तो इसके जो संस्थापक थे वो थे श्याम सुंदर दास। नागरी प्रचारणी सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे श्याम सुंदर दास। और ये जो रचना हुई थी, एक मिनट,
मैम उर्वशी दिनकर की रचना है, पर कोई बुक में जनशंकर का भी दिया गया, उसी में दोनों साथ में राइटर आ गए थे, तो किसने सही लगाया? आपको सही लगाना उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। देखो मैंने कई बार कहा है ना कि जो हमारी बुक्स होती है और हमारा जो साहित्य वो बहुत ज्यादा विवादास्पद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सही टिक करना है, उर्वशी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्रॉस चेक कर लिया करो आप 2-3 साइट पर जाके या फिर 2-3 बुक से। तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर ही सही जवाब होगा, उसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पर, नागरीय प्रचारणी सभा के अध्यक्ष तो पता है, लेकिन यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु युग। इसकी स्थापना भारतेंदु युग में हुई थी। तो विकल्प जो ए भारतेंदु युग अर्थात हमारा आधुनिक युग, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया है, श्याम सुंदर दास के अध्यक्ष थे। विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानने वाले विद्वान कौन से हैं, बताइए। शिल्पी चौहान, ये क्लास जो है वो टीजीटी वालों के लिए, टीजीटी और 6 to 8 वालों के लिए। बताइए, जल्दी से सबको जवाब देना है। भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानने वाले विद्वान हैं उपर्युक्त तीनों, वेबर, ग्रियर्सन और विल्सन। तो यहां पर जवाब हो जाएगा विकल्प डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र की किस रचना में दो ग्रामीणों की मित्रता का वर्णन है? सेवा सदन, गबन, गोदान और पंच परमेश्वर, बताइए। प्रेमचंद की किस रचना में दो ग्रामीणों की मित्रता का वर्णन है? अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, ऐसा कुछ पढ़ा था आपने? दूध का दूध, पानी का पानी, इस टाइप से पढ़ा नहीं पढ़ा? अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, सिर्फ दिनकर टिक करना है अभिषेक, सिर्फ रामधारी सिंह दिनकर टिक करना है आपको। वही तो मैं भी पता हूं, मुझे पता है 5 ऑप्शन है, तो रामधारी सिंह दिनकर ही आपको टिक करना है, ठीक है। प्रेमचंद के किस रचना में दो ग्रामीणों की मित्रता का वर्णन है? तो वो है पंच परमेश्वर। विकल्प ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, पंच परमेश्वर। विकल्प ए इज द राइट आंसर। पढ़ा है ना सबने? उनकी कथा हम लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तक में हमने अपने दो बैलों की कथा भी पढ़ी है, ईदगाह भी पढ़ा, ये तो हमारे बुक्स में ही हमने पढ़े हैं। पंच परमेश्वर, अलगू चौधरी, जुम्मन शेख। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है। समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, और यह एक नई दुनिया का कथन है। इसका आंसर क्या होगा, बताइए। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या बालकृष्ण भट्ट? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? सभी को सही जवाब देना है, सेशन को लाइक और शेयर भी करना है जल्दी से। वेरी गुड, इसका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य, यह एक नई दुनिया है। इसके है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, देखिए नीतू वर्मा जी ने सही सही कहा कि उर्वशी जो है वो दिनकर की रचना है, जबकि उर्वशी जो चंपू काव्य है। लेकिन यहाँ पर उर्वशी जो है, अगर पूछा जाए उर्वशी किसकी रचना है, तब हमेशा आपको टिक करना है दिनकर की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो, जब भी विवादास्पद प्रश्न होते हैं, जब भी विवादास्पद प्रश्न फंसते हैं, तो यहाँ पे एक तो हमारी जो आंसर की होती, जो आयोग का जो क्वेश्चन होता है उसको प्रायोरिटी देंगे, लेकिन विवादास्पद प्रश्न बहुत कम आते हैं। सांध्य गीत किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या गोपाल सिंह नेपाली? बताइए, सांध्य गीत जो है वो किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या गोपाल सिंह नेपाली? सभी को जवाब देना है। सेशन को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो यहाँ पर जवाब मिल जाएगा आपको, जो सांध्य गीत जो रचना है वो महादेवी वर्मा की रचना है। विकल्प बी इज द राइट आंसर। इसके बाद प्रश्न है, जीवन का झरना कविता में मर जाने का तात्पर्य क्या होगा? जीवन का झरना जो कविता है जिसके लेखक है आरसी प्रसाद सिंह, आरसी प्रसाद सिंह इसके लेखक हैं आरसी प्रसाद सिंह। इस कविता में मर जाने का तात्पर्य होता है रुक जाना। विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जीवन का झरना कविता में मर जाने का तात्पर्य होता है रुक जाना, और इसके लेखक हैं आरसी प्रसाद सिंह। विकल्प बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। स्क्रीन नजरों से गिर जाना नहीं, मर जाना मतलब होता है रुक जाना। विकल्प बी, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सखी वह मुझसे कह के जाते शीर्षक काव्यांश किस कृति से लिया गया है? रामायण वाल्मीकि जी, साकेत मैथिली शरण गुप्त, जय भारत जयशंकर प्रसाद, यशोधरा गुप्त? ये जो काव्य है वो यशोधरा से लिया गया है। विकल्प जो डी होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये जो पंक्तियां हैं, सखी वह मुझसे कह के जाते, ये यशोधरा काव्य से ली गई हैं, जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। विकल्प डी इज द राइट आंसर। यशोधरा काव्य है, लेखक है मैथिली शरण। नेक्स्ट ध्यान से पढ़िएगा। नामवर सिंह की लिखित बापू की विरासत में किस विरासत के बारे में लिखा है जिसे कोई लेने को तैयार नहीं था? उनकी बकरी, उनका चश्मा, उनकी लाठी या इनमें से कोई नहीं? बताइए। संजू सिंह, हिंदी का जो बैच है वो है 1839 रुपए का। हिंदी का बैच है 1839 रुपए का। बताइए, सभी को जवाब देना है। सेशन को लाइक और शेयर करना है जल्दी से। नामवर सिंह की लिखित बापू की विरासत में किस विरासत के बारे में लिखा है? तो यहां पर उनकी जो बकरी थी उसको लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। चश्मा और लाठी ये लेने तैयार थे, लेकिन उनकी जो विरासत थी बकरी, उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। विकल्प ए हमारा सही जवाब है। प्रश्न पूछा जा चुका है बापू की विरासत के लेखक कौन हैं? तो वो हैं डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह। यहाँ पर विकल्प ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। बकरी, विकल्प ए हमारा सही जवाब है। विकल्प ए। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, स्क्रीन दे शॉट जल्दी से, सभी को लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन है, सन 927 आह कथा आरंभ बैन कवि दहा पंक्ति किस रचना की है? बताइए क्या हो जाएगा।
मृगावती, सूरसागर, रामचरितमानस और पद्मावत। तो सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि दहा पंक्ति ये है पद्मावत की। पद्मावत जो कि आदिकाल में लिखी गई थी। आदिकाल में तो पृथ्वीराज राष्ट्र थी, सॉरी ये थी भक्ति काल की। संत काव्य सूफी काव्य धारा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत, जिसमें उन्होंने राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती के बारे में बताया है। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी पद्मावत। मृगावती अभी हमने पढ़ा है, मंझन की रचना है। सूरसागर सूरदास की रचना है और रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन है हमारा, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राजकुमार या फिर नामवर सिंह। शतरंज के खिलाड़ी, जल्दी से निशु, अयाची जो 6 to 8 का बैच है वो शुरू होगा हमारा 26 अक्टूबर से। ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक है, हाँ सॉरी कुतुबन मृगावती, मैं दोनों में कंफ्यूज होती हूँ, मृगावती में और मृगनयनी। बताइए, शतरंज के खिलाड़ी जयशंकर प्रसाद, विकल्प जो ए है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन है, पंचलाइट कहानी में किसने गोधन को राजी किया था? पंचलाइट कहानी बताइए, पढ़ाई होगा, ये फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। पंचलाइट क्वेश्चन है, पंचलाइट कहानी में किसने गोधन को राजी किया था? ठीक है, तो मुनरी ने गोधन को वहां पर राजी किया था। ये किस प्रकार से वो कोई कार्य कर रहा था तो सब उसको समाज से बहिष्कृत किया गया था, फिर मुनरी ने उसको मनाया था कि तुम्हें ये काम को पूरा करना है। ठीक है, उसके कई लेखक है पंचलाइट के, फणीश्वर नाथ रेणु। विकल्प ए जो है वो हमारा, विकल्प सी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक किसने लिखा है जिसमें परिवार की, हमारे ये जो आधुनिक परिवार है उसकी समस्याओं को उजागर किया गया है? 40 का आप लोग कह रहे हैं प्रेमचंद होगा। 40वां प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक कौन है? तो ये कहानी जयशंकर प्रसाद की कहानी है। 40वां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद शतरंज के खिलाड़ी, रुको मुझे क्रॉस चेक करने दो पहले, जहां तक मैंने पढ़ा है। 1 मिनट वेटा मिनट, मैं पहले प्रमाण देख लूं फिर मानूंगी। इसमें तो ये एक उपन्यास भी है और एक कहानी भी है। ठीक है, इसमें एक शतरंज के खिलाड़ी, एक उपन्यास भी है और एक कहानी भी है। तो कहानी तो है प्रेमचंद की, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। इसमें ये जो कहानी है वो है मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, लेकिन ये जो उपन्यास है वो है जयशंकर प्रसाद का। तो यहाँ पर हमारे पास कहानी पूछी गई है, तो शतरंज के खिलाड़ी, हाँ मुझे पता है फिल्म बनी है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी की पूछी गई तो वो हो जाएंगे प्रेमचंद। विकल्प बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। वेल डन एवरीवन। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधे अधूरे, जिसमें हमारे आधुनिक परिवार की समस्याएं बताई गई हैं। वो जवाब, वो इसका सही आंसर है मोहन राकेश। विकल्प इसका सी हमारा, चलिए मान लिया मैंने प्रेमचंद है, आप सही, मैं भी गलत नहीं हूं, लेकिन मुझे उपन्यास के बारे में पता था।
ठीक है, तो विकल्प सी हमारा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन दोहे लिखता था? बहुत आसान सा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन दोहे लिखता था? बिहारी, मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या निराला? बताइए, निम्नलिखित में से कौन है जो दोहे लिखता था? बिहारी, मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला? आसान है, बिहारी जो है वो दोहे लिखते थे, दोहे का नाम है बिहारी सतसई। ठीक है, दोहे का नाम है बिहारी सतसई, विकल्प ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोई, में आपा का अर्थ क्या है? 44वां प्रश्न, बताइए, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, में आपा का अर्थ क्या है? क्रोध, लालच, अहंकार या वासना? तो हम यहाँ पर देखें, आपा, हम कहते हैं ना तुम आपा क्यों खो रहे हो, तुम क्रोध में क्यों आ रहे हो? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न है, आधुनिक काल की शुरुआत हिंदी साहित्य में कब हुई? आधुनिक काल, बताइए। यहां पर अगर हम प्रश्न देखेंगे तो आधुनिक काल शुरुआत से देखें 1050 से 1375, आदिकाल 1375 से 1700, भक्तिकाल 1700 से 1900, रीतिकाल और 1900 से अब तक। ये हो जाएगा हमारा आधुनिक काल। अब यहां पर ये जो प्रश्न है ये विवादास्पद प्रश्न है। विवादास्पद प्रश्न कैसे? कुछ लोगों का मानना है 1850 है, वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन के हिसाब से 1900 ईस्वी है। ठीक है, यहाँ पर 1900 ईस्वी है, लेकिन हम क्या मानते हैं? हम इस काल विभाजन को मानते हैं जो कि शुक्ल जी का काल विभाजन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हम यही मानते आ रहे हैं। तो इसके हिसाब से हम किस पे टिक करेंगे? 1900 पे। इसके हिसाब से विकल्प जो ए है वो सही जवाब होगा। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये जो काल है ये हमारा आदिकाल है, आदिकाल के बाद ये जो है ये भक्ति काल है, ये जो है रीति काल है, इसके बाद ये हो जाएगा हमारा लूसेंट में। हाँ देवनारायण राय, मुझे पता है बहुत सारी पुस्तकों में 1850 दिया गया है, लेकिन हम किसको फॉलो करते हैं? रामचंद्र शुक्ल का। उनका सही जवाब है 1900 ईस्वी। तो आंसर अगर दोनों है तब आप इसको टिक करेंगे 1900 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जुम्मन पात्र किस कहानी में है? जुम्मन, अभी अभी हमने पढ़ा इसके बारे में। जुम्मन, प्रेमचंद, बेनीपुरी, द्विवेदी, परसाई, हमारे हिंदी साहित्य के सबसे बड़े व्यंग्यकार। व्यंग्यकार रचना भूत के पांव, भूत के पांव, द्विवेदी अशोक के फूल, प्रेमचंद, कहानी का नाम क्या है? वेल डन। अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, विकल्प ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छायावाद का प्रारंभ कब हुआ? छायावाद, अब हमने देखा कि जब हमारा आधुनिक आया उस समय भारतेंदु युग आया, भारतेंदु युग, फिर आया द्विवेदी युग, फिर आया शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, छायावाद,
ये सब आए, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन है छायावाद का प्रारंभ कब से हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ था 1918 ईस्वी से। छायावाद का प्रारंभ हुआ था 1918 ईस्वी से, जो है वो छायावाद का प्रारंभ हुआ था। और छायावाद के प्रवर्तक थे जयशंकर प्रसाद। छायावाद के जनक कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद को। ये 1918 माना जाता है। विकल्प ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध थे? अभी अभी हमने बात की है, व्यंग्यकार कौन है, इनकी रचना भी हम पढ़ चुके हैं, भोला राम का जीव, भोला राम का जीव, ये हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक और रचना हमने इनकी पढ़ी है, हंसते हैं रोते हैं। उसके बाद एक और रचना है, भूत के पांव। भूत के पांव, आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन है, जीवन संदेश कविता किसकी है? सुमित्रानंदन पंत, राम नरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर और आरसी प्रसाद से। बताइए। हमने अभी पढ़ा, राम नरेश त्रिपाठी। जीवन संदेश जो रचना है वो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना। विकल्प बी हमारा सही जवाब। वेरी गुड। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्मावत किसकी रचना है? तुलसीदास, रामकुमार वर्मा, जायसी या फिर जयशंकर प्रसाद। पद्मावत जो है वो किसकी रचना है? तुलसीदास, रामकुमार वर्मा, जायसी या फिर जयशंकर प्रसाद। बहुत आसान सा है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है तुलसीदास, सॉरी पद्मावत की रचना है पद्मावत रचना है मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंकार किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, निराला कबीर। हुंकार, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि जो हुंकार जो रचना है वो है रामधारी सिंह दिनकर की। विकल्प ए हमारा सही जवाब होता है। चलिए अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को अयाची बैच के बारे में बताना चाहूंगी। ठीक है, तो जो बैच है, बैच का नाम है अयाची। ध्यान से सुनिएगा सभी अभ्यर्थी। अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो हिंदी साहित्य को कहाँ से पढ़ें, कैसे करें। तो आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य के पढ़ने के लिए ही स्पेशली अयाची बैच है जो बनाया गया है, जिसमें आप सभी लोगों को लाइव क्लासेस भी मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, और साथ ही साथ आपके डाउट, अगर आपको कुछ चीज समझ में तो आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। इस प्रकार से जो अयाची बैच है वो 6 to 8 के लिए भी है, वो 9-10 के लिए भी है, और वो 11-12 के लिए भी। अगर आप केवल 6 to 8 पढ़ रहे हैं तो भी आप खरीद सकते हैं, केवल 9-10 पढ़ रहे हैं तो भी आप खरीद सकते हैं, और केवल 11-12 पढ़ रहे हैं तो भी आप खरीद सकते हैं। अब अगर आप किन्हीं दो की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप बिहार का शिक्षक का महापैक, अगर आप अकेले अकेले तैयारी कर रहे हैं तो उसकी फीस होगी 1839 रुपए। लेकिन अगर आप किन्हीं दो की तैयारी कर रहे हैं उसको अलग से नहीं लेना है, ठीक है, उसको अलग से नहीं लेना है, उसकी है फीस आपकी 2299 रुपए। इसमें आपको सभी कक्षाएं मिलेंगी,
आपकी 80 नंबर की तैयारी भी होगी और साथ ही साथ आपकी 40 नंबर की भी तैयारी इस बैच के द्वारा होगी। डिस्काउंट कोड है Y646, ये है इसका डिस्काउंट कोड। ठीक है, मैं चलिए अब आ जाते हैं हमारी कक्षा क्लास में वापस से। चलिए, हुंकार रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। 1 मिनट क्वेश्चन, मैं काव्य साहित्य उपन्यास रचना और निबंध कहानी इन सब में क्या अंतर, एक बार प्राजे। काव्य साहित्य उपन्यास रचना और निबंध कहानी, देखो कविताएं क्या होती हैं पद्य खंड में आ जाते हैं, निबंध उपन्यास ये आ जाते हैं गद्य खंड में। डिटेल में आप इनको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है उपन्यास में, क्या होता है निबंध। हमारे पास कोई एक विशेष एक टॉपिक दिया जाता है, उस पे हमें निबंध लिखना पड़ता है। उपन्यास पे धारावाहिक भी बन जाते हैं। ठीक है, चलिए हुंकार किसकी कृति है, तो रामधारी सिंह दिनकर की कृति है हुंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है, विधेयवादी, वर्णानुक्रम, कालानुक्रम या समाज शास्त्रीय, सभी को जवाब देना है। पुष्पलता, हुंकार जो रचना है वो दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर। क्लियर, चलिए तो इतिहास लेखन की जो पद्धति है वो है सबसे विकसित विधेयवादी पद्धति। क्लियर, यहाँ पर विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं क्या लिखा है। हाँ सही है, इसके आंसर्स तो आ गए हैं, अभी तक आंसर्स नहीं आ रहे थे। चलिए, हिंदी साहित्य का आरंभ ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। वेरी गुड, हिंदी साहित्य का आरंभ ईस्वी से माना है राम कुमार वर्मा ने। ये प्रश्न भी विवादास्पद प्रश्न है। ठीक है, चलिए संतोषी सिंह, मैम मेरा बीए में 3 साल, 1 मिनट आपका पढ़ लेते हैं। हिंदी और एसटी था तो हम हिंदी, हाँ हाँ संतोषी सिंह, अगर आपका सब्सिडरी लैंग्वेज हिंदी है और अगर आपने सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया है, बीएड या डीएलएड में से कोई एक डिग्री आपके पास है, तब आप 6 to 8 का फॉर्म भरने के योग्य है। अभी तक आप लोगों को अपनी एलिजिबिलिटी योग्यता के बारे में जानकारी नहीं मिली है, यूट्यूब पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे इसके। ठीक है, हाँ जी पुष्पलता पूछिए। चलिए इसका आंसर राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, भरत मुनि ने अपभ्रंश भाषा को क्या नाम दिया, लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा या फिर अशुद्ध भाषा, बताइए। मनी झा, आपको बैच में ही मिलेंगे नोट्स, ऐसे नहीं मिलेंगे। अब उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, नोट्स के बारे में बैच में क्लासेस होती हैं। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया, अशुद्ध भाषा। विकल्प डी जो है वो इसका सही जवाब है। 9th-10th में टीजीटी का जो एग्जाम बीपीएससी, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्रीवियस में नहीं हुई थी तो अब अभी का भी नहीं है, लेकिन हो सकता है आयोग लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंजेस कर दे। हम देख रहे थे इस वक्त जो हमारे बीपीएससी के पेपर में बहुत सारे चेंजेस हुए थे, तो हो सकता है, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता ना तब तक हम नहीं कह सकते कि नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि जो प्रीवियस पेपर हुआ था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी कहीं पर भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ, ध्यान से पढ़िए, जायसी, तुलसी, कबीर या देवसेन, बताइए। हाँ बिहार है, कुछ भी नहीं कह सकते।
चलिए इसका सही जवाब है कबीर। विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है। दार्शनिक ग्रंथ, लोकोपदेशारपरक, व्याकरण परक, सौंदर्य। तो हेमचंद्र का जो सिद्ध हेम शब्दानुशासन है उसमें व्याकरण संबंधी तत्वों का, उल्लेखों का वर्णन है। तो इसलिए इसका जवाब क्या होगा? विकल्प सी व्याकरण ग्रंथ इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। सी सही जवाब है हमारा। ये हैंग कर गया शायद। किस कवि को अभिनव देव, ये पूछा जा चुका है, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? विद्यापति, भवभूति, नरसिंह मेहता या फिर रविदास? बताइए जल्दी से। क्या हो जाएगा? संतोषी सिंह। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो कवि विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर? विकल्प जो सी होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद आ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिए। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से विष्णु स्वामी द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय को किस संज्ञा में अभिहित किया जाता है? क्वेश्चन को आपको सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद ये जो 4 विकल्प दिए हैं, रुद्र संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सुखी संप्रदाय और पुष्टि संप्रदाय, इनको ध्यान से पढ़िए। अब यहां से आप देख सकते हैं कि जितने भी संप्रदाय हैं, ये संप्रदाय आप भक्ति काल में पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन के समय। निम्न में से विष्णु स्वामी द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया गया है? तो उसको वैष्णव संप्रदाय भी कहा है और उसी को यहाँ पर रुद्र संप्रदाय भी कहा है। वैष्णव संप्रदाय भी कहा है और उसी को यहाँ पर रुद्र संप्रदाय कहा है। तो विकल्प ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, विकल्प यहाँ पर ए हमारा सही जवाब। चलिए इसके बाद हमारा प्रश्न हम देखते हैं। इसके बाद प्रश्न है जाके प्रिय ना राम वैदेही पंक्ति तुलसीदास की किस रचना है? कवितावली, ध्यान से पढ़ना। जाके प्रिय ना राम वैदेही, कवितावली, गीतावली, दोहावली या फिर विनय पत्रिका? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? जाके प्रिय ना राम वैदेही पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से? जल्दी से। ये जो रचना है ये इनकी पत्रिका विनय पत्रिका से ली गई थी, जो कि ब्रज भाषा में रचित है। ये जो उनकी पत्रिका है विनय, ये जो उनकी रचना है विनय पत्रिका, ये ब्रज भाषा में रचित है और ये जो पंक्तियां हैं वो ब्रज भाषा से ही लिया गया है। विकल्प यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। संत काव्य की विशेषता तो हमने पढ़ा है निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत 2 काव्य होते हैं, एक तो संत काव्य, दूसरा सूफी काव्य। तो उनकी विशेषता यहाँ से पूछिए तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग बिना पढ़े दे दोगे। ठीक है, यहाँ पर है बाह्य आडंबरों का खंडन, गुरु का महत्व प्रतिपादन, सगुण ईश्वर की उपासना या फिर जाति पाति का विरोध। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? विशेषता नहीं है। तो जो संत काव्य किसका है? निर्गुण भक्ति धारा का। अब जब निर्गुण भक्ति धारा है तब वो सगुण ईश्वर की उपासना नहीं करते थे।
60वां जो प्रश्न है उसमें हम विकल्प सी अगर देखेंगे तो जो संत काव्य की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर विकल्प जो सी होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अब आप लोगों में से जिसके भी जो भी प्रश्न है वो लास्ट में रुक के जरूर पूछ लेना, ठीक है? अभी क्या होता है, पढ़ाने में थोड़ा व्यस्त रहते हैं, इसलिए आपके प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? बताइए। यूपी टीजीटी का पेपर कब तक? हेमा यादव, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता मैम तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब बिहार हो यूपी हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही हमें इस बात का प्रमाण देते हैं कि परीक्षा है। जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाता तब तक नहीं मानते हैं। बस प्रश्न हो गए, ज्यादा नहीं खींचेंगे क्लास को, ज्यादा प्रश्न नहीं खींचेंगे, इसके आगे के हम कल की क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है? तो पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पद्मावत को समासोक्ति कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए तो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है हमारा, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? बताइए। पीजीटी क्वालिफाई पेपर के लिए ही ये क्लास है, ठीक है? रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? बताइए। रूपकों का बादशाह तुलसीदास जी को। विकल्प ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? चलिए तो अब हमारी क्लास को हम यहीं तक करते हैं। इसके आगे के जो प्रश्न हैं वो हम कल की क्लास, कल हमारी मंडे को हमारी क्लास होगी 2 बजे, ठीक है? मंडे को हमारी क्लास दोपहर 2 बजे होगी, ठीक है? तो याद रखना, हम इसके बाद वाले जो प्रश्न हैं वो अब हम मंडे को करेंगे। क्लियर? चलिए तो बैच के बारे में मैंने आप लोगों को समस्त जानकारी दे दी है, कैसे आपको बैच लेना है। बैच का नाम है अयाची बैच, 6 to 8 का भी है, 9 10th का भी है, 11 12th का भी है। 2299 इसकी जो है वो फीस है। अब अगर आपको अकेले 6 to 8 का लेना है तो उसकी फीस है 1839 रुपए। अब बैच लेना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है? चलिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो सबसे पहले जाइए गूगल पर, गूगल पे जाके आपको लिखना है अड्डा 24/7, ठीक है? अब इसके बाद ये जो पहली लिंक दिख रही है आपको, इंडिया लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म, सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे ऊपर लिखा है ऑल कोर्सेस, ठीक है? तो ऑल कोर्सेस पे आप यहां पर जाएंगे तो क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने यहाँ ऑल कोर्सेस पर क्लिक किया, वहां यहाँ पर गवर्नमेंट के बाद लिखा है स्टेट एग्जाम, फिर लिखा जेईई एग्जाम, गेट एग्जाम। तो यहाँ आप लोग तैयारी कर रहे हैं स्टेट एग्जाम की। तो स्टेट एग्जाम की तैयारी के लिए आपको जाके स्टेट पर क्लिक करना है। अब स्टेट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर बिहार स्टेट को सिलेक्ट, सब कुछ दिख रहा होगा। तो अब बिहार स्टेट के जितने भी एग्जाम है, 6 to 8 का भी बैच है, 9 10th का भी है, 11 12th का, लगभग सभी के आपके पेड बैच बन चुके हैं और हर एक विषय का। अब आप मान लो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी अर्थात 9वीं 10वीं, तो इस पे क्लिक करना, टीजीटी के लिए इस पे क्लिक करना। जैसे आप किस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको टीजीटी का म्यूजिक का बैच है, इंग्लिश का बैच है, आपका यहाँ पर सोशल साइंस का बैच है। अगर आप यहाँ से व्यू ऑल करेंगे तो यहीं पर आपको साइंस का, मैथ का बैच और यहाँ है आपका हिंदी का बैच। ये इसमें आपको लाइव क्लास भी मिलेगी और रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, जो कि आपका 10 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। इस पे क्लिक कर दो। यहाँ अब यहाँ पर आप देख लो इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। स्टार्ट हो चुका 10 अक्टूबर से। अब यहाँ पर फीचर्स हैं जो वो भी आपको चेक कर लेना चाहिए। एक्सपर्ट फैकल्टीज पढ़ाएंगी,
इंटरेक्टिव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, लिमिटेड बैच साइज है। एडमिशन के लिए आपको ये कॉल नंबर दिया है, आपको कॉल करने की ज़रूरत अगर पड़ी तो कर सकते हैं। बाकी आप जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ वैसे आप बैच परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है बाय नाउ, तो बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप बाय नाउ पे जाएंगे एक ऐसा पेज खुल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर एक कूपन कोड इंटर करना है आहू का Y646। जैसे आप कूपन कोड इंटर करेंगे यहाँ अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ बैच की कीमत घट के हो जाएगी 1839 रुपए, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ भर देना है। उसके बाद दोबारा आप जब कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ आपको पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट मेथड के ऑप्शन आप जैसे भी पेमेंट ऑनलाइन मोड पे आप पेमेंट करते हो उससे आप पेमेंट कर देना और फिर आपका बैच परचेस हो जाएगा। बैच की जो क्लासेस हैं वो चलेंगी अड्डा 24/7 ऐप से, ठीक है। क्लियर? बुक के लिए बता दो, शिल्पा यादव, आप गूगल पे लिखना कोई भी बुक जो आपको चाहिए, जनरल बुक, साहित्य की बुक, तो बहुत सारे प्रकाशन की बुक आती हैं, कोई भी बुक ले सकते हो आप, ठीक है। क्लियर? और कोई क्वेश्चन और कोई डाउट? चलिए, तो इस प्रकार से आप सभी बैच को परचेस कर सकते हैं। मैम मैंने सिविल कोड का प्योर परचेस किया, उसके बाद क्या करें? रितिका आपने परचेस कर लिया तो 7 नवंबर से आपकी क्लास है, ठीक है। चलिए मैम टीजीटी के लिए हिंदी सब्सिडरी वाले कैसे एलिजिबल है? फिर हिंदी ऑनर्स वालों को कोई मतलब नहीं है। नीलम कुमारी, टीजीटी के लिए हिंदी सब्सिडरी वाले एलिजिबल है ही नहीं, ठीक है। टीजीटी के लिए हिंदी ऑनर्स वाले एलिजिबल हैं, हिंदी सब्सिडरी वाले 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। चलिए फिर है संगीता सिंघानिया, मैम मैंने टीजीटी बीपीएससी का फॉर्म फिल कर सकती हूँ, मेरा बीए में हिंदी सब्सिडरी में हिंदी है और एक आपका अगर बीए में सब्सिडरी ही में हिंदी है तब आप टीजीटी का फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि आपका हिंदी ऑनर्स चाहिए। आपका अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिंदी ऑनर्स चाहिए और एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई चाहिए, बीएड चाहिए, ठीक है। जो 6 to 8 है उसके लिए सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। जो बैच की क्लास होगी वो अब मंडे को होगी, पेड क्लास हमारी मंडे को होंगी। कोई और डाउट किसी का? क्लियर? चलिए, तो हमारी जो आज की क्लास थी वो यहीं तक थी। अब हमारी जो क्लास होगी वो होगी मंडे को दोपहर 2 बजे, ठीक है। 6 to 8 की 11 बजे और बाकी 2 बजे। चलिए तो मिलेंगे अब हम कल। ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।